माफिया अतीक अहमद के 44 सालों के खौफ के साम्राज्य का अंत महज 44 सेकंड में हो जाएगा, इसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। 15 अप्रैल 2023 की रात्रि 10:30 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कालविन हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अचानक यह खबर फैली तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अतीक अहमद और अशरफ की कोई हत्या कर देगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई, तो आखिरी में लिखा कि घटना की पुष्टि नहीं की गई है, किंतु घटना हुई ही थी, सच्चाई थी, इसलिए थोड़ी ही देर में सारी बातें सामने आ गई। पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकालीन बैठक बुलाकर के पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई। विशेष करके प्रयागराज पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हम बताते हैं कि अतीक अहमद का साम्राज्य इस तरह कैसे फैला और अपराध की दुनिया में वह बेताज बादशाह कैसे बन गया। नमस्कार, मैं रमेश पांडे। हम आपको ले चलते हैं 1979 के दौर की बात। उस समय अतीक अहमद की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष की अवस्था में अतीक अहमद ने पहली हत्या की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वह इलाके के सबसे बड़े गुंडे चांद बाबा का खास बन गया। चांद बाबा के साथ रहकर अतीक अहमद अपराध की दुनिया में काम करने लगा। धीरे धीरे अतीक अहमद को यह लगा कि केवल अपराध करने से उसके मंतव्य पूरे नहीं होंगे, इसके लिए अपराध के साथ साथ राजनीति का होना बहुत आवश्यक है। वर्ष 89 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इस बात की जानकारी उनके खास गुंडे चांद बाबा को हुई तो वह नाराज हो उठा। कुछ ही दिनों में चांद बाबा और अतीक अहमद के बीच अदावत शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे के जान को प्यासे हो गए। धीरे धीरे दोनों अपने अपने तरीके से काम करने लगे। अचानक एक दिन रोशन बाग इलाके के जब्बार होटल पर दोनों की मुलाकात हो जाती है। चांद बाबा अतीक अहमद को मारने के लिए उन पर बम फेंकना शुरू करता है, किंतु चांद बाबा की बाजी उसके हाथ में नहीं आती। आज के दिन की बाजी अतीक अहमद के हाथ आई और अतीक अहमद ने चांद बाबा की हत्या कर दी। चांद बाबा की हत्या करने के बाद अतीक अहमद का साम्राज्य पूरी तरह से विस्तारित हो गया और उसके खौफ के आगे किसी के आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। नतीजा यह हुआ कि वर्ष 1989 में अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। पहली बार विधायक चुना गया। वर्ष 1989 से वर्ष 2003 तक अतीक अहमद लगातार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक चुना जाता रहा। इस दौरान अतीक अहमद ने अपने गुंडों की मदद से अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा। न जाने कितने लोगों की हत्याएं करवाई, न जाने कितने गरीब और दलित समाज के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, वहाँ आलीशान मकान बना लिए और उसको बेच करके करोड़ों रुपए कमाए। वर्ष 2003 में हुए विधानसभा चुनाव के ठीक एक साल बाद 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को फूलपुर संसदीय सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया। चुनाव में अतीक अहमद विजयी हुए और सांसद बन बैठे। इसके बाद उनकी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिम खाली हो गई। इस सीट पर 2004 में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से अतीक अहमद ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उम्मीदवार बनवा दिया। बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के मुकाबले किसी ज़माने में अतीक अहमद के खास गुर्गे रहे उसके दाहिने हाथ
राजूपाल को उम्मीदवार बना दिया। यहाँ राजूपाल और अतीक अहमद के संबंधों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। राजूपाल भी इलाहाबाद पश्चिम का रहने वाला था और धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर था। वह अतीक अहमद के लिए ही अपराध किया करता था। किसी जमाने में अतीक अहमद का वह दाहिना हाथ समझा जाता था। 2002 में दोनों के बीच अदावत बढ़ गई। राजूपाल भी अतीक अहमद के नक्शे कदम पर चल करके अपराध की दुनिया के साथ साथ राजनीति में एंट्री चाहता था और वह बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। 2004 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उसे उम्मीदवार बनाया और वह इलाहाबाद पश्चिम जो अतीक अहमद की परंपरागत सीट हुआ करती थी उस पर वहाँ पर चुनाव लड़कर विधायक बन गया। यह बात अतीक अहमद को बेहद नागवार गुजरी। 15 जनवरी 2005 को राजूपाल की विधायक रहते हुए शादी हुई। इसके ठीक 10 दिन के बाद 25 जनवरी 2005 को अतीक अहमद के गुंडों ने जब राजूपाल स्वरूप रानी अस्पताल जहां आज अतीक अहमद की हत्या की गई वहीं से अपने घर की ओर निकल रहा था, रास्ते में अतीक अहमद के गुंडों ने बर्बरतापूर्वक हमले करके गोली और बम मार करके राजूपाल की हत्या कर दी। इसके बाद से अतीक अहमद के सामने कोई सर उठाने वाला नहीं रहा। राजूपाल की हत्या के मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह बना, जिसकी 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद अहमद ने अपने गुंडों के साथ सरेआम धूमनगंज चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। यह सब सिलसिला चलता रहा, किंतु उमेश पाल की जिस समय हत्या की गई उस समय उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उमेश पाल के साथ उसके सुरक्षा में लगे उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान भी मारे गए थे, राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूबी है कि वह सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की हत्या उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई अपराधी, कोई गुंडा पुलिसकर्मियों की हत्या कर दे। पुलिसकर्मियों के साथ साथ ही राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे। उमेश पाल की हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को विचलित कर दिया। संयोग से उस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। बजट सत्र में 25 फरवरी 2023 को विपक्ष दल के नेताओं ने, खास करके मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सरकार को घेर लिया। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आरोप को लगते ही तिलमिला उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वक्तव्य में साफ किया कि वह माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने सीधा समाजवादी पार्टी पर माफिया अतीक अहमद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद ही अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लगातार पुलिस सक्रिय हुई और उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों को चुन चुन कर इनकाउंटर करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही सबसे पहले इनकाउंटर के रूप में अरबाज नाम के शूटर का इनकाउंटर किया गया। उसके बाद विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम के दूसरे शूटर का इनकाउंटर किया गया। 13 अप्रैल 2023 की दोपहर में झांसी में शूटर गुलाम अहमद और अतीक अहमद के बेटे असद का पुलिस ने इनकाउंटर किया। उसके ठीक 2 दिन के बाद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की भी दुर्भाग्यजनक तरीके से काल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय हत्या कर दी गई। बता दें, अतीक अहमद और
अशरफ अहमद को पुलिस ने अदालत के निर्देश पर कस्टडी में लिया हुआ था और अदालत ने 4 दिन पूछताछ करने के लिए दोनों को कस्टडी में दिया था। 15 अप्रैल की शाम करीब 8:30 बजे रात्रि अतीक अहमद और अशरफ अहमद के बताए हुए ठिकाने पर ले जा कर के वहाँ से पुलिस ने कुछ विदेशी हथियार और कारतूस बरामद किए थे। उसके बाद रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए काल्विन हॉस्पिटल लेकर के आए हुए थे। यहाँ मीडिया कर्मियों की शक्ल में शूटर पहले से ही मौजूद थे और जैसे ही अतीक अहमद और अशरफ मीडिया से मुखातिब हुए वैसे ही मीडिया कर्मियों के शक्ल में आए शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और 44 सेकंड के भीतर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों शूटरों को गिरफ्तार तो कर लिया है, किंतु एक बड़ा सवाल लोगों के सामने है कि आखिर पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की निगरानी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कैसे कर दी गई। विपक्ष इस पर सवाल भी खड़ा कर रहा है और सत्ता पक्ष अपने तरीके से इस पूरे मामले को शांत कराने में जुटा हुआ है। देखिए आगे क्या होता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।